नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल की सभी शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। आज जो शिफ्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है 7 मई की सेकेंड शिफ्ट। तो इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है इन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जितने भी अपकमिंग रेलवे के एग्जाम हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए ये जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 4,000 रुपए अंकित करता है, यानी कि जो एमआरपी है वो आपका 4,000 है। एक त्योहार के दौरान वह पहले अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। एक सप्ताह बाद अधिक लाभ अर्जित करने के लिए वह छूट प्राप्त मूल्य में 20% की वृद्धि करता है। इन क्रमिक परिवर्तनों के बाद वस्तु का अंतिम जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा। तो सिंपल है क्वेश्चन भाई। देखो एमआरपी कितना है आपका, एमआरपी जो है वो आपका यहाँ पे 4,000 है, ठीक है। डिस्काउंट इसने कितना दिया, 25% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 75% में इसने बेचा। फिर बाद में क्या किया, अधिक लाभ कमाने के लिए इसमें 20% की और वृद्धि कर दी, यानी कि इसको 120% कर दिया। यानी कि 20% की वृद्धि करने का मतलब है कि 120% ये वैल्यू जो है वो अब कितनी हो गई, 120% हो गई। तो अब बस फाइनल जो वैल्यू है वो निकाल लो आप। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 पंचे 4 ये है आपका, और 12 पंचे 60, हासिल लगा 6, 62 84 और 6 कितना हुआ 90, 9 चौक 36, यानी कि जो फाइनल प्राइस है इसका वो कितना आएगा आपका 3600 आएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक जो है वो x के स्थान पर रखा जाए ताकि 3 अंकों की जो संख्या है 2x2 ये जो है वो आपका 4 से विभाज्य हो जाए। तो 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगा कि लास्ट के या तो 2 अंक जो है वो 0 होने चाहिए या 4 से पूरी तरीके से कटने चाहिए। तो यहाँ पे x2 अगर x की जगह पे 0 रखें तो 0 2 आएगा जो कि 4 से नहीं कटेगा। अगर 4 रखें तो 42 हो जाएगा जो भी 4 से नहीं कटता। अगर 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा जो भी 4 से नहीं कटता। अगर 1 रखें तो 12 होगा जो कि 4 से कटता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे x की जगह पे कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, 4,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो कुल धनराशि की गणना कीजिए, यानी कि मिश्र धन ओवरऑल निकालना है। तो ब्याज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो 4,000 रुपए की धनराशि है, 10% की दर से पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, 4,000 का 10% यानी कि 400 ब्याज मिलेगा। अगले साल क्या होगा, 400 तो 400 रहेगा, 400 का 10% यानी कि 40 रुपए और ब्याज मिलेगा। तो टोटल 4 4 8 यानी कि 840 ब्याज ही हो गया और 4,000 अमाउंट। तो ओवरऑल मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका 4840, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, लेन देन कोड यानी कि ये जो संख्या है 92419 यहां पे 13 से विभाज्य नहीं है। इसे 13 से विभाज्य बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या को संख्या के अंत में संलग्न करना होगा। वह संख्या क्या होगी, यानी कि ये कह रहा है यहाँ पे कि ये संख्या है, ठीक है 92419, यहाँ पे मान लेते हैं इसके साथ x संख्या जो है वो ऐड कर दी जाती है। संलग्न करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रखी जाती है, इसी स्थान पे आती है, ताकि ये जो नंबर है पूरा जो नंबर है वो 13 से कट जाता है। अब 13 से भाई काट के देखो, तो 13 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 6 78 91 कितना बचा, 1 4 उतारा, फिर 13 1 13, फिर 1 बचा यहाँ पे 11, 13 से जाएगा नहीं तो ना जाने का 0, फिर 9 उतारा, फिर 13 नमा 117 होता है आपका, कितना बचा 2। अब देखो यहाँ पे 2 बचा और x के स्थान पे कितना है ताकि ये जो नंबर है वो 13 से कटे, जितने भी ऑप्शन है उनमें तो 6 आएगा, तभी 13 दूनी 26 होगा, यानी कि जो संलग्न संख्या की जाएगी इसके पड़ोस में वो कितनी होगी 6 होगी। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, 4 संख्याएं ए बी सी और डी निम्नांक के संबंध को संतुष्ट करती है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ समानुपाती है। तो समानुपात का मतलब क्या होता है कि a+2 का b-2 से वही अनुपात होगा जो c+4 का d-4 से होगा। अब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 12 है। तो पुट कर दो, यहाँ पे a की जगह पे जब 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 + 2, और 8 - 2 कितना होगा 6 नीचे आएगा। यहाँ पे c की जगह पे 12, तो 12 और 4 कितना हुआ 16 और d-4।
8 दूनी 16 हुआ आपका, 6 दूनी 12, तो 12 इज इक्वल टू डी माइनस 4, तो डी की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 12 प्लस 4 यानी कि 16। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 10% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एक अकेली छूट क्या होगी? तो आपको पता है कि अगर 2 डिस्काउंट दिए तो ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये आपका फार्मूला होता है। तो आपको पता है कि अगर 3 10 के डिस्काउंट है, देखो 2 10 के डिस्काउंट है, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना आएगा 19%, ये सिंपल है, आपको पता होगा। फिर बची 10% इसके साथ इसको अप्लाई कर दो इस फार्मूले को, तो 19 और 10 कितना हुआ 29, और माइनस 19 इंटू 10 बटे 100 करोगे तो यहाँ पे 1.9 आएगा, और 29 में से जब आपका 1.9 आप घटाओगे तो पूरा पूरा 2 घटा दो तो 27 पॉइंट कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बाद सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 6 और 10 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर किसी संख्या को 10 से अगर हम भाग देते हैं, विभाजित करते हैं, अगर 5 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब है जो भी नंबर होगा उसका इकाई का अंक 5 होगा, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 10 से काटे और यूनिट डिजिट पे आपका 5 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या होगी वो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। तो कौन सी ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 है? तो केवल एक ऑप्शन है, तो पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक खुदरा विक्रेता 60 पेन खरीदता है और इन्हें 72 पेन के खरीद मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच देता है, यानी कि 60 रुपए की चीज को 72 का बेचता है, तो कितना लाभ होगा? भाई सिंपल है क्वेश्चन, 60 की चीज को अगर 72 का बेचेगा तो 12 का फायदा हुआ 60 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? सिंपल है, 12 पंचे 60, 5 दूना 10 यानी कि 20%। तो इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, दिल्ली, लखनऊ और जयपुर से ट्रेन क्रमशः 12 मिनट, 18 मिनट और 27 मिनट पर चलती है। यदि सभी ट्रेन 6 बजे जो है, सुबह 6 बजे एक साथ चलती है, तो भाई अगली बार एक साथ कब चलेंगी? तो दोबारा इनका मिलन कब होगा? इनके एलसीएम पे। तो ओवरऑल इनका एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है? 12 का, 18 का और 27 का, और ये ध्यान रखना है ये जो टाइम है वो आपका मिनट में है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? हमने मान लिया इसका एलसीएम 12 है। जब हम 18 के पास गए तो 12 कितना होता है? 6 इंटू 2 होता है, और 18 कितना होता है? 6 इंटू 3 होता है। तो 6 तो है, यहाँ पे 3 की कमी है तो 3 से गुणा कर देंगे। अब 27 कितना होता है? 9 तिया 27, यहाँ पे 9 तो है क्योंकि 12 में 3 है और 3 ये है, तो 3 से और गुणा करना पड़ेगा, तो 12 तिया 36, 36 तिया कितना हुआ? 108, 108 मिनट आया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस 48 मिनट लिख सकते हैं, और 60 क्या हुआ? 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे 48 मिनट के बाद इनका मिलन होगा। तो 6 बजे में 1 घंटा 48 मिनट जोड़ोगे यानी कि 7:48 पे जो है वो इनका दोबारा से मिलन होगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 40% इसके 25% से 36 अधिक है, यानी कि 40 और 25 का जो डिफरेंस है वो 36 है, यानी कि 15% की जो वैल्यू है वो 36 के बराबर है। तो संख्या आपको बतानी है, तो 3 से काटेंगे, 3×5 15, और यहाँ पे कितना आएगा? 12। 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 20 से गुणा कर दो, यानी कि 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24, यानी कि जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 240। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 9x माइनस 9 की पावर x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 72 है, तो 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 की वैल्यू आपको बतानी। तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। अगर हम x बराबर 2 रख दें तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। x बराबर 2 का मतलब 9 की पावर 2 हो गया, और माइनस यहाँ पे 9 की पावर 1, तो 9 की पावर 2 मतलब 81 माइनस 9 72 आया, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आपकी। अगर ऐसे नहीं समझ में आया कि x बराबर 2 आपने कैसे रख दिया, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। अगर हम 9 की पावर x माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बचेगा? 9 बचेगा। क्यों? क्योंकि जब इसे आप गुणा करोगे 9 की पावर x माइनस 1 और ये 9 की पावर 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 9 की पावर x आ जाएगी, तो यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे -1, और इसकी वैल्यू कितनी है? 72। ये 8 आएगा, 8 नाम 72,
तो 9 को क्या ले सकते हैं, 9 पे पावर 1, तो x माइनस 1 की वैल्यू 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, बाकी सिंपल है। यहाँ पे आप इतना सोच सकते हो कि x बराबर 2 पे जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, और 2 दूनी 4, 3 कितना हुआ 7, यानी कितना जाएगा आपका 3/7। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे 2.2 में से 1.8 जाएगा तो कितना बचेगा 0.4। अब 3.2 में से 0.4 जाएगा तो कितना बचेगा 2.8। अब यहाँ पे 3.3 में से 2.8 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5। अब 6.5 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब 10.5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4.5, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उस दूसरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी त्रिज्या पहले बेलन की आधी है। यदि पहले बेलन की जो ऊंचाई और त्रिज्या है वो 7 और 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दूसरे बेलन की पहले ऊंचाई आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहले बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दूसरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। तो 2πr की वैल्यू कितनी है, पहला जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है 4, और h की वैल्यू कितनी है 7, और ये दूसरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h+r होता है, और दूसरे बेलन की जो त्रिज्या है पहले बेलन की आधी है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, 2πr/h+r, यानी कि h+2 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि कुछ चीजें मैंने डायरेक्ट कर दी है, वो आपको इतनी ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं, आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि इसका पहले वाले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दूसरे वाले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, और दूसरे वाले की जो त्रिज्या है इसकी आधी, यानी कि पहले वाले की त्रिज्या अगर 4 है तो दूसरे वाले की कितनी जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लो, 2π से 2π आपका कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 7 दूनी 14, h+2, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी जाएगी 12। अब दूसरे बेलन की अगर हमें ऊंचाई 12 है पता चल गई, और त्रिज्या जो है वो आपकी 2 है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr/h, 2πr की वैल्यू 2 और h की वैल्यू 12, तो 12 दूनी 24 दूनी कितना हो जाएगा आपका 48π। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, यदि sin 6a जो है वो cos 12a के बराबर है तो tan 9a प्लस cot 9a की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो मौखिक भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको चीजें पता है, नहीं पता तो आप बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको पता है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 12 है, ठीक है। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 6 से और 12 इधर आएगा तो टोटल 18a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 90, 18 पंचे 90, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई 5। a की वैल्यू अगर 5 आ गई इसका मतलब है 10 a की वैल्यू रख दो, तो 9 पचे 45, यानी कि 10 45 प्लस कॉट 45 की वैल्यू पूछ रहा है। 10 45 की वैल्यू 1 होती, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज आकृति के मैदान के विकर्ण 224 और 420 मीटर लंबे हैं, ठीक है। मैदान का परिमाप क्या होगा, समचतुर्भुज क्या होता है, जब किसी वर्ग को हम धक्का देते हैं तो समचतुर्भुज बनता है, और समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, उसके अलावा जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। अब देखो विकर्ण अगर 224 है तो 90 डिग्री पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका आधा 224 का आधा कितना होगा 112, यानी कि एक भुजा आपकी 112 हो गई। दूसरा जो विकर्ण है वो 420 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 210, यानी कि ये वाला 210 हो गया। अब आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहाँ पे देखो कोई ना कोई ट्रिपलेट जरूर बनेगा अगर 90 डिग्री का एंगल है। तो 112 क्या होता है, 112 जो है वो क्या होता है, यहाँ पे 4 84 और 14 8 112 होता है आपका, 14 8 112 होता है, ठीक है। यहाँ पे 14 8 112 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 14 को अगर हम 15 से गुणा करें तो 210 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको पता है कि 14 अगर कॉमन ले ले तो 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब है जो विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा
विकर्ण जो होगा, मतलब विकर्ण का मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज की जो भुजा है, मतलब समकोण त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी जाएगी, समकोण त्रिभुज की भुजा का मतलब आपका समचतुर्भुज की भुजा, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 14 × 17, यानी कि 14 × 17, तो 14 × 17 कितना हो जाएगा आपका, तो ये भी 14 × 17, ये भी 14 × 17, ये भी 14 × 17, यानी कि ओवरऑल अगर इनका सम निकालना है, परिमाण निकालना है, तो कितना हो जाएगा 4 × 14 × 17, तो 17 चक्कू 64, 17 चक्कू 68 इंटू 14, तो 14 कितना हो जाएगा, 14 8 100, 98, 14 8 112, हासिल लगा 11, और 4 छंग 84, 84 और 11 कितना हो जाएगा आपका 95, यानी कि 952 आ जाएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिकैप करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि दो कारों की चाल का अनुपात जो है वो 5:7 है। तेज चलने वाली कार 2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धीमी चलने वाली कार समान समय यानी कि 2 ही घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये मौखिक क्वेश्चन है भाई, 2 घंटे में अगर 140 चलती है, इसका मतलब चाल कितनी हो गई 70 किलोमीटर पर आवर, और चाल का अनुपात 5 और 7 है, यानी कि 7 की जो वैल्यू है वो 70 के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई 10। तो धीमी गति वाली जो चाल है, धीमी गति वाली जो कार है उसकी चाल कितनी हो जाएगी 5:50। तो 50 की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 50 दूना 100, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कर रहा है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एबी जो है वो डीसी के पैरेलल है, और ई और एफ क्रमशः विकर्ण एसी और बीडी के मध्य बिंदु है। एबी 74 दिया है, बीसी 91 दिया है, डीसी 26 दिया है, एडी जो है वो 39 दिया है। तो ईएफ की लंबाई आपको बतानी है। तो यहां पे इस तरीके से आपका चतुर्भुज है, ठीक है, इस तरीके से आपका चतुर्भुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, ये विकर्ण है इस तरीके से। और विकर्ण एसी, एसी जो है विकर्ण एसी और बीडी के मध्य बिंदु क्या है, एसी का जो मध्य बिंदु है वो ई है आपका, और आपका एफ जो है वो बीडी का मध्य बिंदु है, ठीक है, एफ जो है वो बीडी का मध्य बिंदु। तो इस तरीके से इसे मिला दिया। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये विकर्ण का मध्य बिंदु है और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एफ ई की जो वैल्यू होगी वो इनके डिफरेंस यानी कि सामने वाली जो भुजा है उनके डिफरेंस की आधी होगी। तो सामने वाली भुजा ए बी की वैल्यू जो है वो 74 दी है, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी डीसी की जो वैल्यू है वो कितनी है 26 है। क्योंकि ये उल्टा फिगर बन गया, ये वाली भुजा बड़ी होगी और ये वाली भुजा छोटी होगी, ये आप अंडरस्टूड कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1/2 74 - 26, तो कितना हो जाएगा आपका 4 में से 14 में से 6 गया तो कितना अच्छा 8, और 6 में से 2 गया तो कितना अच्छा 4, इसका आधा करेंगे तो कितना जाएगा आपका 24। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि पहली शिफ्ट में भी इस तरीके का क्वेश्चन था, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन मेथड से लगाएंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहता है, ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद होगी। तो जिसमें सबसे कम डिस्काउंट आएगा वही उसके लिए सबसे कम लाभप्रद होगी। तो ये देखना है कि ये चारों ऑप्शन में से किस में सबसे कम डिस्काउंट आएगा। तो आपको पता है 44% और 12% में ओवरऑल डिस्काउंट निकालोगे तो 44 और 12 कितना हुआ, 44 और 12 आपका यहाँ पे कितना हुआ 56, और कुछ इसमें से घटेगा, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट 50% के आसपास आएगा, 50% से प्लस ही आएगा। अप्रोक्सीमेट लगा रहे हैं क्योंकि हमें आंसर निकालना है। यहाँ पे देखो भाई 43 है और 23 है, यहाँ पे 43 और 23 आपका कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66 के साथ 66 और फिर इसमें से कुछ कम यानी कि 63 आएगा, और फिर इसमें 18 को और लगाना यानी कि 70% के आसपास यहाँ पे डिस्काउंट आएगा। अगले में तीसरे वाले ऑप्शन में देखो, पहले 4 खिलौने पर 8% और इसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 38% की छूट दी जाती है, यानी कि पहले जो 4 खिलौने हैं इन पे 8% का डिस्काउंट दिया जाता है, बचे हुए 6 जो खिलौने इस पे 38% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो ओवरऑल 10 पे डिस्काउंट कितना होगा, 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 8 दूनी 16 और यहाँ पे 3 24 और 3 तिया 9, 2 कितना हुआ 11 इज इक्वल टू 5x। तो ये आपका कितना हो जाएगा 130, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5x के बराबर आएगी। तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, यानी कि ओवरऑल जो यहाँ पे डिस्काउंट आया वो कितना आया, सी वाले ऑप्शन में 26% आ गया, ठीक है। और यहाँ पे तीसरे वाले चौथे वाले ऑप्शन में क्या होगा, 10 खिलौने खरीदने पर ग्राहक
केवल 7 खिलौने के मूल्य के बराबर भुगतान करता है। यानी कि 3 पे मतलब 7 खिलौने खरीदने पर 7 खिलौने के मूल्य का भुगतान करता है। यानी कि 10 की जो चीज है वो उसका पैसा उसे 7 देना पड़ता है। यानी कि 3 का डिस्काउंट मिलता है 10 पे, तो 100 पे कितना होगा, 30% यहाँ पे आएगा। तो सबसे कम डिस्काउंट कहाँ पे आया, सी वाले ऑप्शन में आया। तो सी वाला ऑप्शन कहाँ पे है आपका, बी वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 2, 3 और 5 भारांक के साथ 75, 80 और 90 का हम 90 जो अंक है वो प्राप्त किए। तो भारित औसत यानी कि ओवरऑल आपको औसत जो है वो बताना है। कहने का मतलब यह है कि पहली जो 2 संख्या है उनका एवरेज कितना है, 75 है। अगली जो 3 है उनका एवरेज कितना है, ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है आपका। 3 जो है उनका कितना है, एवरेज आपका 80 है, ठीक है। और अगली जो 5 है उनका एवरेज जो है वो कितना है, 90। तो ओवरऑल 3, 2, 5, 5 जो 10 संख्याएं बनी इनका एवरेज ओवरऑल आपको बताना है। तो 10 को ही तो आपका 2, 3, 5 में ब्रेक किया गया, इसका मतलब इसका जो सम है वो इसके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 75 दूनी 150, यहाँ पे 240 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 5 45, और इसकी वैल्यू 10x के बराबर। तो 450 और 150 600 हुआ, यानी कि 840 की वैल्यू 10x के बराबर हुई। तो ओवरऑल जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा आपका, 84। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल जो है वो 72 है। यदि बड़ी संख्या में 8 की वृद्धि की जाए और छोटी संख्या में 6 की कमी की जाए तो परिणामी संख्याएं क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में है, तो मूल संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। देखो, दो संख्याओं का योगफल यानी कि ए और बी हमने मान लिया, इनका योगफल कितना है, 72 है। अब कह रहा है बड़ी संख्या में अगर 8 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 6 घटाया जाए तो ओवरऑल कितना डिफरेंस आएगा, 2 की वैल्यू मतलब 2 जो है वो आपका बढ़ जाएगा। 8 और 6 का डिफरेंस कितना हुआ, 2। यानी कि ओवरऑल अब इनका जो सम होगा वो 72 की बजाय कितना होगा, 74 होगा। अब कह रहा है लेकिन अनुपात कितना है, 3 और 2 है। यानी कि 3 और 2 यानी कि 5 की जो वैल्यू है वो 74 के बराबर है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 74/5। तो छोटी संख्या यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, 74 × 2/5। तो कितना जाएगा आपका, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 9 45, 5 6 30। ये छोटी संख्या कितनी आ गई, 29.6। कब, जब हमने 6 इसमें से ऑलरेडी पहले घटा दिया। तो ओवरऑल छोटी संख्या कितनी रही होगी, 6 इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 29 6 35.6 आ जाएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पे 2 इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, तभी आपका आ जाएगा। इससे ज्यादा सिंपल है आपका। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे मौखिक कर सकते हैं कि संख्याओं का औसत x से यदि किन्हीं दो संख्याओं में से प्रत्येक में से 48 घटाया जाए तो नया जो औसत है वो 12 आता है। तो संख्याएं कितनी होंगी, देखो 48 48 दो संख्याओं में 48 घटाया जाता है, यानी कि 96 अगर हम सम में घटाते हैं तो एवरेज कितना कम होता है, 12 कम होता है। तो 12 8 96, यानी कि ओवरऑल जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 8 होंगी। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर जिन भी एस्पिरेंट को ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ सकते हो, तो भाई के संख्याएं इनका औसत कितना है, x है। तो ओवरऑल जो सम होगा वो कितना होगा, के एक्स होगा। उम्मीद है कि समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो बेसिक आप समझ लो। ओवरऑल जो सम होगा वो कितना होगा, के एक्स होगा। अब 48 48 2 में कम किया गया तो कितना कम हो गया, 96। अब इनका जो औसत होगा वो कितना होगा, के संख्या है तो के से डिवाइड करेंगे। तो जो नया औसत है वो कितना है, x माइनस 12 के बराबर है। तो के से अगर यहाँ पे डिवाइड कर दे तो यहाँ पे x बचेगा -96/के, और यहाँ पे x माइनस 12 है। तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 8 96, यानी के की वैल्यू कितनी जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये ज्यादा अच्छा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इजिली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, दो भाई बहनों की आयु का जो योग है वो 44 वर्ष है। यदि इनमें से एक की आयु दूसरे की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। देखो, दो भाई बहन है, हमने मान लिया दो भाई बहन ए और बी हैं, इनकी आयु का जो सम है वो कितना, 44 है। इनमें से एक की आयु दूसरे की आयु के 2 गुने से 4 कम है। हमने मान लिया इसकी आयु अगर x है तो इसकी आयु कितनी होगी, 2x माइनस 4, दुगने से 4 कम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 44 है, तो 3x की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 उधर जाएगा, यानी कि 3x की वैल्यू 48। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी जाएगी, 16, यानी कि पहले की एज कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32 में से 4 गया 28 वर्ष, और एक दूसरे की कितनी हो जाएगी, 16
16 दूनी 32, 32 में से 4 गया तो कितना हुआ 28, और बी की एज, ए की एज कितनी हो गई 28 और दूसरे की कितनी हो गई 16। तो इनका डिफरेंस कितना है भाई 8 4 12, 12 वर्ष का इनके बीच में डिफरेंस है, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, 24 का क्यूब प्लस माइनस 7 का क्यूब प्लस माइनस 17 का क्यूब का मान कितना होगा। आपको पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो फार्मूला है वो आपका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक और इसका फार्मूला होता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जरूरत भी पड़ेगी। अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक जो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फार्मूला होता है ये, ठीक है। तो अगर ये टर्म आपका 0 हो गया तो इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जो वैल्यू है वो 3abc के बराबर होगी, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो यहाँ पे अगर इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 24 ये और यहाँ पे माइनस का 24, यानी कि 0 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू कितने के बराबर होगी 3abc के बराबर होगी, यानी कि 3 इंटू 24 इंटू माइनस का 7 इंटू माइनस का 17, तो माइनस माइनस हट जाएगा आपका। अब यहाँ पर भी देखो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। तिचौक 12, इकाएकांक 2 होगा, 2 सत्ते 14, इकाएकांक 4 होगा, 4 सत्ते 28, यानी कि वो आंसर करेक्ट होगा जिसका इकाएकांक 8 होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका इकाएकांक 8 है, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 11 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल इसे 11 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, 3 नल है, पहला नल जो है वो 4 घंटे में भरता है, दूसरा जो नल है वो 11 घंटे में भरता है, तीसरा जो नल है वो 11 घंटे में खाली करता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 44। तो ये 1 घंटे में 11 लड्डू बनाता है, ये 4 लड्डू बनाता है और ये 4 लड्डू निकालता है। जब तीनों एक साथ चलेंगे तो ओवरऑल 1 घंटे में 11 लड्डू बनेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है 1/4 भरने में, 1/4 का मतलब 11 भरने में, तो 1 घंटे चलेंगे तो 11 बना देंगे, इसका मतलब है 1 घंटे में ये 1/4 भर देंगे, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है। यदि मूलधन 1000 रुपए, ब्याज की दर 5% वार्षिक है और समयावधि 2 वर्ष है तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल मिलेगा उतना दूसरे साल मिलेगा। तो 5% की दर से 2 साल का ब्याज कितना हुआ 10%, तो 1000 का 10% कितना हुआ 100, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, एक टेलीविजन की कीमत 50,000 रुपए, एक विक्रेता कीमत के पहले 70% पर 15% और शेष पर 5% की छूट देता है, कुल छूट क्या होगी। तो यहाँ पे जो 50,000 है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू हमें परसेंट में निकालनी है और परसेंट इज द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। अगर हमें फ्रैक्शन पता है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 70% जो है उस पर 15% छूट देता है और बची हुई 30% पे 5% की छूट देता है, तो ओवरऑल 100% पे छूट क्या होगी, यानी कि हमने मान लिया x होगी, तो परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 10 को 3 और 7 के टर्म में लिखा गया, इसका मतलब इसका सम इसके सम के बराबर होगा। तो 15 सत्ते कितना हुआ आपका 105 और यहाँ पे 15 हुआ और ये 10x के बराबर हुआ, 120 आएगा यहाँ पे और ये 10x के बराबर होगा, यानी कि ओवरऑल जो छूट होगी वो कितनी होगी 12%। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, किसी टंकी को 2 नल m और n द्वारा भरा जा रहा है। m टंकी को पूरी तरीके से 18 घंटे में भरता है और n उसे 9 घंटे में भरता है। टंकी के तली में रिसाव द्वारा पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को 27 घंटे में खाली किया जा सकता है, खाली हो जाती है। रिसाव जारी रहने पर यदि दोनों नल खुले हैं तो टंकी जो है खाली टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक नल जो है वो m है जो कि टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा n है जो कि टंकी को 9 घंटे में भरता है, तीसरा मान लेते हैं O है जो कि 27 घंटे में खाली करता है। तो इसका एलसीएम कितना हुआ 54, तो 18 3 54, ये 1 घंटे में 3 लड्डू बनाता है, 9 6 54, ये 6 लड्डू बनाता है और ये 2 लड्डू निकालता है। अगर तीनों एक साथ चलेंगे तो ओवरऑल लड्डू कितने बनेंगे, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 7 लड्डू बनेंगे।
तो 54 लड्डू बनने में कितना समय लगेगा? 54/7, तो 7×7 = 49, यानी कि 7×5/7 घंटे। तो 7×5/7 घंटे, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, एक ट्रेन 3 घंटे तक 72 किलोमीटर की चाल से चलती है और फिर 1.5 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे 72 किलोमीटर की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? 216। और यहाँ पे 1.5 घंटे में 60 की चाल से कितनी दूरी कवर कर लेगी? 90। तो ये टोटल दूरी हो गए। टोटल समय 1.5 और 3 पॉइंट, मतलब 1.5 और 3 कितना हुआ? 4.5। ये कितना हो गया आपका? 316, 316 हुआ, 306 हुआ। ये कितना जाएगा आपका? इसका सम कितना हो जाएगा? 306 होगा ना। ये आपका कितना होगा? 306। और ये 4.5 में पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो 15 से काटो, 15 दूनी 30, न जाने का 0, 15 चक्कू 60, 15 तिया 45, 3 से काटेंगे 3 18 और 3 24, यानी कितना जाएगा आपका? 68 किलोमीटर पर आवर। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कर रहा है, दो ट्रेन X और Y समांतर पटरियों पर चल रही है। ट्रेन X की जो लंबाई है वो 200 मीटर है और इसकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन Y की जो लंबाई है वो 300 मीटर है। यदि ट्रेन विपरीत दिशाओं में चलती है तो वे 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। यदि ट्रेन समान दिशा में चलेंगी तो तेज चाल वाली ट्रेन को धीमी चाल वाली ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, आपको पता है कि अगर ट्रेन विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो चाल जुड़ेगी और अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो चाल जो है वो जुड़ेगी और एक ही दिशा में चलेंगी तो चाल घटेगी। अब यहाँ पे चाल जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। इसे अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, यानी कि चाल कितनी आ गई? 20। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो क्या होगी आपकी? विपरीत दिशा में चाल क्या होगी? जुड़ेगी। तो पहली की जो चाल है वो कितनी है? 20 है। दूसरे की चाल हमने मान लिया y है। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी कवर करेंगे? अपनी दोनों लंबाइयों के बराबर। 300 प्लस 200 कितना हुआ? 500। और टाइम कितना लगता है? 15 सेकंड। तो 15 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 100, यहाँ पे कितना आएगा? 3। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी? 100/3 माइनस 20, तो 20 तिया 60, यानी कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल कितनी हो गई? 40/3। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर यदि ट्रेन समान दिशा में चलेंगी तो इन्हें कितना समय लगेगा? तो दूरी कितनी, अगर समान दिशा में जाएंगी तो ओवरऑल दूरी कितनी कवर करनी पड़ेगी? 300 प्लस 200 500। और चाल कितनी हो जाएगी समान दिशा में? इनका डिफरेंस, यानी कि 20 माइनस 40/3। तो 3 को 20 से गुणा करेंगे तो 60, यानी कि कितना जाएगा? 500। नीचे कितना बचेगा? 20 और 3 से गुणा कर देंगे तो 20 से काटेंगे 25 आएगा, 25 तिया 75, यानी कि ओवरऑल कितना टाइम लगेगा? 75 सेकंड। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, यदि 5 और 10 दिए, 5 और 10 है, मतलब यहाँ पे कह रहा है 5-10 का तृतीयानुपाती क्या होगा? तो 5-10 का तृतीयानुपाती हमने मान लिया x होगा। अगर तीन संख्याएं समानुपात में है तो बीच वाली का वर्ग आसपास वाले के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो तीसरी संख्या होगी वो क्या होगी? 20 होगी। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस क्लास को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।